लेकर उपस्थित हूँ अधिगम प्रक्रिया में सूचकांक का महत्व। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि सूचकांक क्या होते हैं, आकलन में सूचकांक की क्या परिभाषा होती है, सूचकांकों को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, कैसे कैसे किस किस क्षेत्र की प्राप्ति के लिए कैसे कैसे सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। डॉक्टर ब्लूम ने 3 क्षेत्र निर्धारित किए हैं पूरे छात्र के सर्वांगीण विकास की जानकारी के लिए, जो मैंने बताया था ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र की प्राप्ति, क्रियात्मक क्षेत्रों का विकास। तो इन तीनों क्षेत्रों का विकास जब बालक पर किया जाता है तो किस आधार पर सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के सूचकांक मैंने आपको बताया, कक्षावार सूचकांक और क्षेत्रवार सूचकांक। एक कक्षा से दूसरे कक्षा तक जाने के लिए क्या सूचकांक निर्धारित किए जा सकते हैं, क्या क्या उसकी आवश्यकता होती है। छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है। दूसरी नवीन कक्षा में छात्र को भेजने के लिए हमें पूर्व कक्षा की दक्षताओं, उसकी बुनियादी दक्षताओं के विषय में जानकारी आवश्यक होती है। उसके लिए कक्षावार सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लूम के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य 3, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी क्षेत्रवार सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। उसमें ज्ञानात्मक में तथ्यों की जानकारी, सूचना की जानकारी बालक को होती है, बालक ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, भावात्मक उद्देश्य जिसमें बालक की रुचियों और वृत्तियों, इनको संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति बालक करता है। तीसरा होता है हमारा क्रियात्मक क्षेत्र की प्राप्ति, क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, जिसमें बालक सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करता है। अब हमने पढ़ा कि हमने आज 10वीं क्लास पास कर ली, आज हमने 12वीं क्लास पास कर ली। अब आगे हमें क्या करना है, हमने जो ज्ञान ग्रहण कर लिया है, हमने जो जानकारी अर्जित कर ली है, उसका प्रयोग हम जीवन में कैसे कर सकते हैं, किस लेवल पर हमारे ये सीखा हुआ ज्ञान काम आएगा, उसके लिए सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। अब बात आती है कि अधिगम प्रक्रिया में सूचकांक का क्या महत्व है। देखिए, अधिगम प्रक्रिया के उन सिद्धांतों में आकलन के सूचकांकों का विशेष महत्व है। जो सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, जिन्हें रचनावादी सिद्धांत की संज्ञा दी गई थी, जिसमें सक्रियता का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, प्रासंगिकता का सिद्धांत, सीखने से सीखने की क्रिया का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत मैंने आपको जब बताए थे, उनकी प्राप्ति में उनको सफल बनाने के लिए सूचकांकों का, आकलन के सूचकांकों का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहला महत्व है कि ये बच्चे की विभिन्न क्षमताओं और छात्रों को पहचानने के लिए जरूरी होता है। जो सूचकांक होते हैं बालक की विभिन्न क्षमताओं, बालक की विभिन्न क्षमताओं और छात्रों को पहचानने के लिए सूचकांकों की आवश्यकता होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब बालक नई कक्षा में प्रवेश करता है या विद्यालय से, घर से विद्यालय आता है पहली बार, तो उसकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए वे क्या कर सकता है, या तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे मानक निर्धारित कर देते हैं कि वास्तव में ये बालक इस लेवल का है, इसका बेसिक नॉलेज इस प्रकार की है। जैसे हम किसी लेसन की प्लानिंग करते समय, लेसन पढ़ाते समय हमने एक टॉपिक आपको बताया था, माइक्रो टीचिंग के समय भी हमने आपको बताया था कि एक होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान एक हमारे लिए एक सूचकांक का काम करता है कि बालक जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस इकाई को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसके विषय में उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो बालक की विभिन्न क्षमताओं, छात्रों को पहचानने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। ये सूचकांकों का महत्व जरूरी है, महत्व होता है विशेष जरूरतों की पहचान के लिए। विशेष जरूरतों की पहचान के लिए यानी किसी छात्र को, मैंने ये बताया था आपको कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यमान होती हैं, हर छात्र की ज़रूरत अलग होती है,
हर छात्र का बौद्धिक स्तर अलग होता है, उसका मानसिक स्तर अलग होता है, उसकी सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, विचार अलग होते हैं, तर्क करने की क्षमता अलग होती है, तर्क अलग अलग होते हैं, यानी सारी कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं कक्षा में विद्यमान होती हैं। तो जब शिक्षक एक ही तकनीक से बालकों को अधिगम कराता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही तरह प्रोग्रेस कर जाएं। उसके लिए अब सूचकांक निर्धारित करता है कि किस बच्चे को किस प्रकार की ज़रूरत है, किस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, कौन सा बच्चा बहुत अधिक प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है, कौन सा बालक पिछड़ रहा है। ये सब उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं, वरना तो हम एक ही फ्लो में कक्षा में पढ़ाते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन आगे बढ़ रहा है, सब हाँ जी कहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वास्तव में वह क्या सीख रहा है, वास्तव में वो टीचिंग टेक्निक कहाँ तक काम कर रही है। विशेष ज़रूरतों की पहचान हमें तभी हो पाती है जब हम बालक का मूल्यांकन करते हैं, उनके लिए अधिगम के सूचकांक निर्धारित कर देते हैं कि वास्तव में आपको उसने बालक ने ये प्राप्त किया है या नहीं किया है, सीखने का समर्थन करने के लिए। सीखने का समर्थन के लिए आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, अगर बालक कहता है हाँ तो उसके समर्थन के लिए हमें सूचकांक होता है, हम उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं कि वास्तव में हाँ तुम वास्तव में सीख रहे हो। उसका समर्थन करने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वह सफल हो रही है नहीं हो रही, उसका स्टाम्प बनाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एक लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। अधिगम प्रक्रिया में सूचकांकों का बड़ा महत्व होता है। कार्यक्रमों की निगरानी प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए, कार्यक्रमों की निगरानी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कार्य चल रहा है उस पर नज़र रखने के लिए, उसके वह कितना सफल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, किस दिशा में वह आगे बढ़ रहा है, इस चीज़ की जानकारी रखने के लिए, इस चीज़ की नॉलेज रखने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए जो भी शिक्षण नीतियाँ अपने काम में ली हैं, बालक के व्यवहार में जिस प्रकार का परिवर्तन हम चाहते हैं, जो भी उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं उनका आकलन करने के लिए हमें आकलन का कोई आधार निर्धारित करना पड़ेगा। उस आधार को हम क्या बोलते हैं, सूचकांक कहते हैं। उनका मूल्यांकन करने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। बालकों की बेहतर जन्म और अधिगम केंद्रित, बालकों का बेहतर जन्म, देखिए जन्म तो बालक परिवार में लेता है, लेकिन जन्म तो बालक परिवार में लेता है, लेकिन वास्तव में उसका जन्म कहाँ होता है, विद्यालय। विद्यालय ही उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। विद्यालय से ही अगर वह बुरी संगत में पड़ जाता है, गलत वातावरण की संगत में आ जाता है, तो वह विद्यालय ही उसे बिगाड़ता है। तो विद्यालय उचित दिशा में कार्य कर रहा है या नहीं, बच्चे का जन्म, जिस उद्देश्य से बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, जिस उद्देश्य से बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति बालक ने की है नहीं, इसकी जानकारी या अधिगम केंद्रित करने के लिए अधिगम प्रक्रिया विद्यालय में संपन्न की जा रही है। जिस अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से उसका एडमिशन कराया गया है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह विद्यालय आया है, उन सब की जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, सूचकांकों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। निरीक्षकों को मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाते हैं। निरीक्षकों को देखिए, मैंने आपको बताया कि निरीक्षकों को मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं। कौन? सूचकांक।
भाई मैंने आपको बताया है कि मूल्यांकन करने के लिए अनुभवकर्ता की आवश्यकता, प्रशिक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। उसके अपने मानक होते हैं जिनके आधार पर वह अच्छे बुरे का पता लगाता है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता होती है, लेकिन उस व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत विचार उस बच्चे के आकलन में इन्वॉल्व नहीं हो, वह व्यक्तिगत विचार उस बच्चे के आकलन को प्रभावित ना करें, इसके लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से बालक को देखता है। अब अगर सूचकांक निर्धारित कर दिए जाते हैं तो बालक किसी भी निरीक्षक के द्वारा बालक का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। सही आकलन एक ही लेवल पर निष्पक्ष आकलन किया जा सकता है। उसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण मायने नहीं रखते। जो सूचकांक उसे दे दिए गए हैं कि आपको इन सूचकांकों के आधार पर ही, इन प्रश्नों के आधार पर ही बालक का मूल्यांकन करना है, तो निरीक्षकों को भी यही सुविधा प्रदान करते हैं सूचकांक। अधिगम की प्रक्रिया में विकास और सीखने की मूल्यांकन प्रक्रिया व्यवस्थित बनाने के लिए गाइड के रूप में संकेतक होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देने के लिए संकेतक का काम करते हैं कौन? सूचकांक। अगला है हमारी शैक्षिक प्रगति कैसी है। कार्यक्रम की रूपरेखा, कोई भी कार्यक्रम जब आयोजित किया जाता है तो हमारी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो क्या क्या होनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए, इन सब का निर्धारण कौन करते हैं? सूचकांकों के माध्यम से ही किया जाता है। किसी भी कार्य को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक उचित सूचकांक उसके नहीं बनाए जाए, उचित योजना उसकी नहीं बनाई जाए, रूपरेखा नहीं बनाई जाए। और वह रूपरेखा जिन मानकों पर आधारित होती है उन्हें हम सूचकांक की संज्ञा देते हैं। अब आती हैं, अब ये तो थे हमारे सूचकांक का महत्व। देख लिया आपने कि अधिगम प्रक्रिया में सूचकांकों का कितना महत्व है। बालक की क्षमताओं, उसको छात्र को पहचानने में, शिक्षक का सहयोग करने में सूचकांकों की आवश्यकता होती है। किस किस बालक को किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, छात्र की वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। बालक के सीखने को एक समर्थन देने के लिए हमें सूचकांक की आवश्यकता होती है। जो भी शिक्षा प्रक्रिया हमें चल रही है, जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए वह उचित रूप से चल रहा है, उचित दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसकी जानकारी रखने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। बालकों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है। जो भी मूल्यांकन करता होता है, निरीक्षण करता होता है, उसके निरीक्षण को निष्पक्ष बनाने के लिए हमें सूचकांकों की आवश्यकता होती है, जिससे कि बालक अच्छी दिशा में, सही दिशा में अधिगम कर सके। अब बात आती है कि आकलन के सूचकांकों का निर्माण किस प्रकार किया जाए। आकलन के सूचकांकों का विकास एवं निर्माण। इसके लिए जो आकलन के सूचकांकों का विकास एवं निर्माण किया जाता है, तो इसके लिए हमें आवश्यक होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें ये जानने की कि बालक की प्रगति किस दिशा में है, किस प्रकार का बालक है। हमें ये निर्धारित करना होता है कि इनके लिए विकास और निर्माण की कि बालक की जो प्रगति है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। ये निर्धारित करना होता है हमें कि जो सूचकांकों का विकास है, सूचकांकों का निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले आकलनकर्ता को ये डिसाइड करना होता है कि बालक की प्रगति किस प्रकार की चाहिए, हमें क्या चाहिए हमें बालक से। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। सूचकांक उस आयु स्तर, अवस्था, कक्षा के अनुरूप होने चाहिए। प्रगति किस प्रकार की है, जब हमें ये जानना होता है तो सूचकांक हमें बालक के आयु स्तर, अवस्था आदि को ध्यान में रखना पड़ता है सूचकांक निर्धारित करने से पहले। अब मैंने कहा कि आपकी कंपटीशन, आपकी प्रतियोगिता है 10 किलोमीटर दौड़ने की, जबकि आयु है बालक की 5 ईयर, 5 वर्ष का बालक है और उसके लिए प्रतियोगिता रखी 10 किलोमीटर दौड़ने की। क्या वह दौड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके आयु स्तर से कहीं ज़्यादा है, कोई भी नहीं दौड़ पाएगा। तो इसलिए हमें सूचकांक निर्धारित करने से पहले उसके आयु का ध्यान रखना है, उसके
के स्तर का, उसकी अवस्था का, उसकी कैपेसिटी का, उसकी क्षमताओं का हमें ध्यान रखना होता है। तो सूचकांक का निर्माण संबंधित पत्र कक्षा के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सबसे पहला है कि सूचकांक जब निर्धारित किए जाते हैं, सूचकांक का निर्माण जब किया जाता है तो उनके लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। पहला है इसके लिए सूचकांकों का निर्माण कक्षा के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सूचकांकों का जो निर्माण है वह कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जिस लेवल पर आप मूल्यांकन करना चाहते हो, जिस लेवल के छात्र आपके पास हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपको सूचकांकों का निर्माण करना चाहिए। कोई भी मानक इसी वैसे ही डिफाइन नहीं कर देने चाहिए, निर्धारित नहीं कर देने चाहिए। जिस लेवल का, जिस बौद्धिक स्तर का आपके पास छात्र है, जैसा उसका मानसिक स्तर है, जैसा उसका शारीरिक स्तर है, जितनी आयु उसकी है, जिस कक्षा में वह अध्ययन कर रहा है, उसके अनुरूप आपको सूचकांक निर्धारित करने चाहिए। सूचकांक का निर्माण बच्चे के अधिगम ग्रहण करने की सतर्कता के रूप में समझते हुए करना चाहिए। वही है अधिगम ग्रहण करने की सतर्कता। सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अधिगम ग्रहण करने की सतर्कता को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। एक प्राइमरी लेवल का बालक आपको दे दिया है, आपको उसको सिखाना है, तो आप, जबकि बाल केंद्रीय शिक्षा है, आप उसे लेक्चर ही लेक्चर देते जा रहे हो, लेक्चर ही लेक्चर देते जा रहे हो, ना कुछ लिखा रहे हो, ना कोई एक्टिविटी उससे करवा रहे हो, ना ही उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ा रहे हो। क्योंकि एक बालक होता है वह कोरे कागज की तरह होता है। आप जो लिख देते हो उस पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। हायर क्लासेस में लिखाने की आवश्यकता नहीं होती, लेक्चर की आवश्यकता होती है, व्याख्यान की आवश्यकता होती है। जबकि एक प्राइमरी सेक्शन जो होता है, प्ले ग्रुप जिसे हम बोल सकते हैं, प्ले ग्रुप का बालक है, आप उसे खेल खेल में सिखाओ जिससे वह सीख जाएगा। और यदि आपने उसे लेक्चर विधि से सिखाया तो वह कुछ नहीं सीख पाएगा, आपके कोई मानक उस पर काम नहीं करेंगे। तो उसकी अधिगम ग्रहण करने की कैपेसिटी कैसी है, इसको ध्यान में रखकर सूचकांक का निर्माण किया जाना चाहिए। सूचकांकों का निर्माण करते समय बच्चे के अनुभव, प्रश्न, अभिव्यक्ति, विचार, संवादों को ध्यान में रखना चाहिए। निर्माण करते समय बच्चों के अनुभव, प्रश्नों, बच्चे के अनुभवों, प्रश्नों, अभिव्यक्ति, विचार और संवादों को ध्यान में रखना चाहिए। जिन सूचकांकों का आप निर्माण करना चाहते हैं, निर्माण कर रहे हैं, वह उसमें बालक के अनुभव क्या हैं, क्या हो सकते हैं, प्रश्नों की बनावट कैसी है, बालक के लेवल के अनुरूप है या नहीं, क्या बालक उन प्रश्नों में स्पष्ट अभिव्यक्ति कर सकता है, क्या उसकी विचार व्यक्ति इस लेवल की है जिस लेवल पर आपने मानक निर्धारित किए हैं, उसके संवाद करने की कैपेसिटी क्या है, इन सब संवाद यानी वार्तालाप करने की कैपेसिटी क्या है, इन सब के आधार पर आपको सूचकांक निर्धारित करने होते हैं। इन सूचकांक में शिक्षक द्वारा नियोजित किसी कार्य गतिविधि पर बच्चे की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सूचकांक जब निर्धारित किए जा रहे हैं तो बालक और छात्र और शिक्षक की आपस की अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए कि वास्तव में शिक्षक का लेवल क्या है, शिक्षक उससे किस प्रकार व्यवहार कर सकता है बालक से, और बालक शिक्षक के व्यवहार को किस प्रकार समझ सकता है। इस चीज़ों की जानकारी आपको दोनों की गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए। सूचकांकों का निर्माण पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या, सूचकांकों के निर्माण, पाठ्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों की, पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत
उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। क्या? सूचकांकों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है, जो पाठ्यक्रम की आपने योजना बनाई है, जिस पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें शैक्षिक उद्देश्य क्या रखे गए हैं, क्या उन उद्देश्यों के माध्यम से उन उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारित सूचकांकों के माध्यम से हो सकती है। इनकी उद्देश्यों की प्राप्ति ही शिक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। तो आपके द्वारा जो निर्धारित किया गया है, मानक निर्धारित किए गए हैं, वह आपके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या सहायक हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उस आधार पर हमें सूचकांकों का निर्माण करना चाहिए। सूचकांकों का निर्माण करते समय बच्चों के अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वह यही है कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, इन सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस चलती है हमारी, जो या हम टोटल मिला के कह सकते हैं, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो आगे बढ़ती है, उनमें इन सूचकांकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रक्रिया में ये है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, यानी दोनों को जोड़े रखने में सूचकांकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन मानकों का स्पेशल निर्धारण किया जाता है। सूचकांक की शिक्षण प्रक्रिया को एक आधार प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से बच्चों से संबंधित क्षेत्र में दक्षता का सुव्यवस्थित विकास किया जा सकता है। ये हमारी शिक्षण प्रक्रिया को एक आधार प्रदान करते हैं, बेस प्रदान करते हैं। कौन? सूचकांक, जिसके माध्यम से, इन सूचकांकों के माध्यम से बालक की कैपेसिटी का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बालक की दक्षताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि बालक वास्तव में क्या क्वालिटी रखता है, बालक को हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति करानी है, बालक को जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करानी है वह किस प्रकार कराई जा सकती है, बालक के साथ शिक्षक का संबंध कैसा है, शिक्षक के साथ बालक किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितने लेवल पर, और नहीं कर रहा है तो इन सबों के निर्धारण में सूचकांक, इन सबका निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। सूचकांक का प्रयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त सामग्री के तौर पर किया जाता है। सूचकांक का जो प्रयोग है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो आप सामग्री यूज करते हैं या वह जो आप शिक्षण तकनीक प्रयोग काम में लेते हैं, उनके आधार पर सूचकांकों का निर्माण किया जाता है। सूचकांक का प्रयोग कक्षा के वातावरण को रोचक, सुगम, सहज रूप में अध्ययन, सूचकांकों के माध्यम से कक्षा के वातावरण को क्या बनाया जाता है? रोचक बनाया जा सकता है। रोचक बनाया जा सकता है। आपका अगर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो आप किस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे? किसी दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ेंगे तो उसका कोई एक, अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका एक संपन्नता के एक मानक जरूर होते हैं, एक निर्धारण होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है। किसी भी कार्य को ले लो, हम घर से लेकर और विद्यालय तक, महाविद्यालय, कोई भी प्रोसेस जब करते हैं, कोई भी कार्य जब संपन्न करते हैं तो उसकी जो कि उसकी पूर्ति का कोई ना कोई मापन होता है, कोई ना कोई मानक होता है कि यहाँ पहुँचने के बाद वह कार्य संपन्न हो जाएगा। अगर मैंने ये इस प्रकार किया और करने के बाद अगर मैं यहाँ तक परिणाम प्राप्त करता हूँ तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। वो सफिशिएंट का जो मानक है, और जब तक ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, जब तक ये मानक निर्धारित नहीं होगा, आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती और ना ही उसमें कोई रोचकता आएगी। वह बिना लक्ष्य, बिना नीरस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। अब बात आ रही, ये तो हो गया हमारा सूचकांक अधिगम प्रक्रिया में सूचकांक का महत्व, सूचकांक का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, सूचकांक का विकास कैसे किया जाना चाहिए, कक्षा के सूचकांक होते हैं कक्षा के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। जैसा छात्र हमारे पास है उसी के आधार पर हमें सूचकांकों का निर्धारण करना चाहिए। अधिगम चयन करने में सूचकांक का निर्माण बच्चे की अधिगम चयन करने की सतर्कता या सतर्कता पर निर्भर करता है। अधिगम चयन करने की, यानी बच्चा जिस प्रकार से अधिगम करता है
उनको ध्यान में रखकर ही सूचकांकों का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चे के अनुभवों, प्रश्नों, अभिव्यक्ति, विचार, संवादों को ध्यान में रखते हुए सूचकांकों का निर्माण किया जाना चाहिए। सूचकांक निर्धारित करते समय, सूचकांक बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस लेवल का है, उसकी विचार व्यक्त करने की क्षमता क्या है, वह क्या इन प्रश्नों के विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, किस लेवल तक कर सकता है। अगला है कि सूचकांक का निर्धारण करते समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें बच्चे की बहुलता, कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसको अधिक से अधिक, बच्चे की कार्य करने की क्षमता को अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी कि जब तक बालक कोई भी कार्य है जब वह स्वयं नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि आपने सूचकांक निर्धारित कर दिया और आपने जो दिया है, जो आपने सूचकांक निर्धारित कर दिए हैं उनमें बच्चे का कोई योगदान नहीं हो, केवल शिक्षक का ही कोई कार्य हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूचकांक निर्धारित कर समय बालक की गतिविधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बालक की किसी कार्य गतिविधि पर बच्चे की बहुलता प्रक्रियाओं को, कि बच्चा क्या कार्य कर सकता है, इस सूचकांक में बच्चा क्या कार्य कर सकता है, उसे किस प्रकार से उसका सहयोग लिया जा सकता है, इन सबके निर्धारण हमें सूचकांक के द्वारा सूचकांक निर्माण करते समय ध्यान में रखने चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सूचकांक एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। सूचकांक का निर्माण पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत जो सिलेबस बच्चे का निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जो उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य जो निर्धारित किए गए हैं, शिक्षण प्रक्रिया के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, मैंने आपको बताया था डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र को उन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इन तीनों के ही अलग अलग बिंदुएं हैं। ज्ञान में है बोध करना, ज्ञान करना, सूचनाओं की जानकारी करना, तथ्यों की जानकारी करना, ये सभी। तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति में ये सूचकांक आपकी मदद करने वाले होने चाहिए। कि ऐसे सूचकांक निर्धारित कीजिए जिससे कि छात्र अपनी उन्नति कर सके। छात्रों की प्रगति का जो आधार है, छात्र की शिक्षा प्रक्रिया का जो आधार है वह सूचकांकों के माध्यम से ही निर्धारित होता है। पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ये सूचकांक क्या होते हैं, रोचक बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए आज के ज़माने में कोई भी किसी से ऐसी बात नहीं करता। मैं कहूँ कि आपको मेरी बात माननी है तो क्यों माननी है। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की बात को इस अनर्गल रूप से स्वीकार नहीं करता, बिना उद्देश्य के स्वीकार नहीं करता। छात्र जब तक मेरी बात सुनेगा जब तक उसके उद्देश्य उसके सामने स्पष्ट है, और जब सुनेगा जब उसको उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसकी रुचि उस क्षेत्र में होगी। तो रुचि उत्पन्न करना सूचकांकों का कारण है, और इन सूचकांकों का निर्माण जिसके द्वारा किया जाता है उसको ये ध्यान में रखना होता है कि इसमें अंतःक्रिया कैसे हो सकती है, किसके बीच, छात्र शिक्षक के बीच इन सूचकांकों के माध्यम से किस प्रकार की अंतःक्रिया हो सकती है। तो इस प्रकार वातावरण को जब तक रोचक नहीं बनाया जाएगा, जब तक प्रभावपूर्ण नहीं बनाया जाएगा, जब तक उपयोगी नहीं बनाया जाएगा, तब तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। और जब शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती तो शिक्षा प्रक्रिया का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। शिक्षा प्रक्रिया हमारी पूरी तरह से विफल हो जाएगी। तो इन सूचकांकों के माध्यम से ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति निर्माण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर, उसके वातावरण को ध्यान में रखकर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। सूचकांक ही एक आधार प्रस्तुत करता है बालक के ज्ञान को, बालक की शिक्षा को। सूचकांक ही एक बेस प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। यानी हम एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम में जो अंक प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर वह अगली क्लास का चयन करता है कि वास्तव में मैं किस लेवल का। खुद के लिए भी मूल्यांकन सूचकांकों के माध्यम से ही होता है। खुद के लिए ऐसे कि बालक ये सोचता है कि
मैं क्या कर सकता हूँ। जब बालक ये सोचने लगता है कि साथ वाले क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, वो बेस पूरी शिक्षण प्रक्रिया को सूचकांक ही एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मैं शिक्षक की भूमिका को, शिक्षक के महत्व को कौन प्रतिपादित करते हैं, इन सूचकांकों के माध्यम से ही प्रतिपादित किया जाता है। तो इन सूचकांकों का इसलिए आकलन में, अधिगम में बहुत अधिक योगदान है कि सूचकांक अगर नहीं होंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये था हमारा अधिगम प्रक्रिया में सूचकांक का महत्व और सूचकांक के निर्माण और विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बातें। धन्यवाद।